स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तब तक सब बैठा ही रहेंगे। ठीक है। मैं जब आपको बोलने बोलूँगी ना, वो बोलेगा अभी आप बोलना, क्योंकि मैं स्पीकर बंद कर दूँगी। ठीक है जी, ठीक है। बोले बोल दो ना उनको। आदरणीय सभी स्वजातीय बंधुओं, देवी और सज्जनों, सभी को सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ। विद्या की बुद्धि की देवी माता सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। अपने जन्मदाता स्वर्गीय माता पिता को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पृथ्वी पर लाए। मेरे प्रथम गुरु जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी। और उसके पश्चात मैं अपने दोनों बड़े भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री राम प्रसाद जी तोमर एवं श्री परशुराम जी तोमर, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से मैं आज इस मुकाम पर हूँ जिसमें आप मुझे आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सभी को सादर प्रणाम। इसके पश्चात मैं हमारे समाज के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय श्री शामले प्रसाद जी आर्य को सादर प्रणाम करता हूँ, तथा हमारे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने समाज में अपना बहुत अपूर्णीय योगदान दिया है, ऐसे समाज सेवी स्वर्गीय श्री मंगल सिंह जी राजपूत, स्वर्गीय श्री मुकेश सिंह जी परिहार एवं स्वर्गीय डॉक्टर अजय पाल सिंह जी यादव, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो अभी महासभा का कार्यकाल चल रहा है, इसमें बीच में हमें छोड़कर चले गए, मैं उनको अपनी सादर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। देवी और सज्जनों, मैं आपके समक्ष एक छोटा सा अपना संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूँ। मेरा नाम केशव प्रसाद तोमर, संक्षिप्त में लोग केपी तोमर नाम से जानते हैं। मैं बाई प्रोफेशन अधिवक्ता हूँ। पिता स्वर्गीय श्री मुन्नूलाल जी तोमर, माता स्वर्गीय श्रीमती इंद्राणी देवी तोमर। हम लोग 4 भाई हैं। भाई श्री राम प्रसाद जी तोमर आयुर्वेद रत्न, जो गांव में रहते हैं। श्री परशुराम जी तोमर मझले भाई साहब, रिटायर्ड सहायक वाणिज्यिक अधिकारी। तीसरा मैं स्वयं, और चौथा छोटा भाई राजा राम तोमर। बहन
2 बहनें, स्वर्गीय श्रीमती केशर पाटकर और छोटी बहन श्रीमती रजनी तोमर। साथियों, मेरा जन्म 15 जुलाई 1962 को ग्राम पोस्ट रोड, तहसील नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में हुई। उसके बाद कक्षा 9 और 10 सिंहपुर से पढ़ाई की तथा 11वीं से B.Com तक सतना मध्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की एवं उसके पश्चात ग्रेजुएशन करने के बाद चूँकि मेरे मझले भाई साहब श्री परशुराम जी तोमर वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ थे, तो उसके पास ग्रेजुएशन के बाद मैं रायपुर आ गया। उस समय मध्य प्रदेश था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ से मैंने LLB की और यहीं पर मैंने अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ की। वर्तमान निवास स्थान C5 आम्रपाली सोसाइटी, रायपुर, छत्तीसगढ़। पत्नी श्रीमती मीना तोमर जो गृहिणी हैं, बेटियां पूजा एवं रोशनी, पुत्र शुभम तोमर। हमारा गोत्र कश्यप और समाज में ठकुरेल भी बोलते हैं और पूजा वगैरह में हम लोग कश्यप गोत्र का इस्तेमाल करते हैं। साथियों, मैं अपनी बात, ये था मेरा छोटा सा परिचय। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मुझे याद आता है मैं जब गांव के स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ हमें एक प्रार्थना करवाई जाती थी क्लास चालू होने के पहले। तो मुझे वो बहुत याद आती है और मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। और एक बार हमारे समाज के एक युवा साथी ने एक ग्रुप में मैसेज डाला था, मक्खी गुड़ में गड़ रहा है, इससे समाज का क्या उत्थान हो सकता है। तो उसका मैंने रिप्लाई किया था, खैर उसका उत्थान से तो कोई मतलब नहीं है, वो एक लालच के संबंध में एक दोहा था। तो प्रार्थना जो है भगवान से, देखिए मैं गायक नहीं हूँ, ना ही कवि हूँ, मुझे कोई राग उसका ज्ञान नहीं है। तो टूटे फूटे शब्दों में जो भी मैं भगवान से प्रार्थना तो कैसे भी बिना राग रंग के कैसे भी की जा सकती है, तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, हम दीन दुखी निबिलों बिकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा नित बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। साथियों, अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं कोई वक्ता तो नहीं हूं, ना ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है,
पर जो मेरे अपने विचार हैं, जो मैंने आज तक देखा, सुना, पढ़ा है, उस संबंध में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कचेर राजपूतों का इतिहास। भारतवर्ष में राजपूतों की उत्पत्ति मुख्यतः सूर्यवंश एवं चंद्रवंश से मानी जाती है। अतः अधिकांश राजपूत सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी ही पाए जाते हैं। सूर्यवंश में सूर्यवंशी, कुछ सूर्यवंशी ही लिखते हैं, निमि वंश, निकुंभ वंश, नागवंश, गोहिल वंश, गहलोत वंश, राठौड़ वंश, गौतम वंश, मौर्य वंश, परमार वंश, चावड़ा वंश, डोड वंश, कछवाह वंश, परिहार वंश, बड़गुजर, शिकरवार, गौड़ वंश, चौहान वंश, वैश्य वंश, दाहिमा वंश, दाहिया वंश और दीक्षित वंश आते हैं। चंद्रवंश में चंद्रवंश, यदुवंश, चौहान वंश, भाटी वंश, जडेजा वंश, चंदेल वंश, तंवर या तोमर वंश, सेंगर वंश, गहरवार वंश, बुंदेला वंश, झाला वंश, सोलंकी वंश, बघेल वंश और बनाफर वंश। इसके अतिरिक्त अग्निवंश में भी 4 शाखाएं हैं और ऋषि वंश भी हैं। सूर्यवंश के गहलोत वंश की कुल 21 शाखाएं हैं, जिसमें 17वें नंबर पर कचेरा या कुचेरा शाखा है। यह पुस्तकों में वर्णित है। और मेरे पास जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें इच्छा जागृत होती है, जिज्ञासा होती है कि हम उसके बारे में और गहराई से जानें, समझें। मैं पहली बार उसके पहले चित्रकूट गया था सम्मेलन में, पर वहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन तो नहीं कर पाया और वहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन ही था और कोई आपसी चर्चा वगैरह समाज के संबंध में नहीं थी। लेकिन 1997 में जब मैं इंदौर गया तो इंदौर का सिस्टम मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। सामूहिक विवाह के साथ साथ, सामूहिक विवाह तो होते ही हैं, और उसके साथ साथ एक समय ऐसा निश्चित होता है, निश्चित करते हैं, जिसमें समाज के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, अपना परिचय देते हैं, जिसके पास जो जानकारी होती है वो प्रस्तुत करते हैं। तो वहाँ पर किसी ने जाति भास्कर की फोटो कापी कुछ वहाँ पर प्रस्तुत की थी, जिसमें कचेरा या कुचेरा शब्द का उल्लेख है। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं भी इस पुस्तक को कहाँ से मिलेगी, मुझे कैसे प्राप्त करूं। इंदौर में ज़्यादा समय नहीं था, उस दिन तो रात का समय था। दूसरे दिन सुबेरे भी कुछ लोगों से मिलने जुलने में समय निकल गया, तो इंदौर में पुस्तक का पता नहीं कर पाया। लेकिन जब रायपुर आया तो यहाँ पर फिर आने के बाद मैंने उस पुस्तक का पता किया और संयोग से वो पुस्तक मुझे मिल गई, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है जाति भास्कर। ये पुस्तक है और इसके पृष्ठ संख्या 222 पर ये गहलोत वंश का विवरण है, जो सभी लोग देख सकते हैं। गहलोत वंश का विवरण मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें 20वें नंबर पर कुचेरा शब्द आया है, तो ये एक है। और ऐसे ही एक दूसरी पुस्तक जो है, जो मैं दिल्ली से लाया था, तो इसमें भी इसका वर्णन है। और ये है, इसमें भी गहलोत वंश की शाखाएं हैं। इसमें 17वें नंबर पर, जैसा कि मैंने लिखा है, 17वें नंबर पर इसमें कचेरा शब्द आया हुआ है। ये इसके प्रमाण हैं। और एक और पुस्तक है
राजपूत क्षत्रिय वंश भास्कर, इसमें भी उसका उल्लेख है। ये इसके लेखक है मोहन सिंह चौहान। मेरा ऐसा मानना है, या जो मैंने आज तक पढ़ा और समझा है, महाराणा प्रताप की मृत्यु दिनांक 29 जनवरी 1597 को, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात मुगलों के अत्याचारों से परेशान होकर तथा उसे अपने जान माल की रक्षा हेतु राजपूतों का पलायन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि अधिकांश राजपूत राजा पहले ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात कोई अन्य राजपूत राजा ऐसा नहीं बचा था जो मुगलों से लोहा ले सके। अतः मुगलों के अत्याचार एवं धर्म परिवर्तन से बचने के लिए कई राजपूत अपनी अपनी पहचान छुपाकर अन्य व्यवसाय करने लगे, जिनमें से कुछ लोगों ने कांच की चूड़ियों का व्यवसाय प्रारंभ किया। इससे पहले कांच का व्यवसाय मुस्लिम समुदाय करता था, और उसके बाद हमारे समाज के लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा, अपने पूर्व पहचान, जिनकी पूरी पहचान थी, उसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय मुगलों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उसका विरोध कर पाना लोगों के बस में नहीं था। और जो शक्तिशाली राजा थे, कई उनके अधीन हो चुके थे। जो उनके अधीन हो चुके थे राजा थे, वो तो उनका तो अपना ठीक था, उनके अंडर में काम करके उनके कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, उनके सामंत के रूप में काम करते थे। लेकिन जो उनके सैनिक थे, जो गरीब परिवार थे, उनकी स्थिति जो है ना सही नहीं थी। मुगल लोग ज़्यादा उनको परेशान करते थे, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते थे, बहू बेटियों पर नज़र रखते थे और कई प्रकार से परेशान करते थे ताकि वो उनके या तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएं या फिर उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। जिससे हमारे पूर्वजों ने हमारी अपनी पहचान, अपनी इज्जत, अपनी आन बान को बचाए रखने के लिए अपनी पहचान छुपाना ही उचित समझा, और इस व्यवसाय ने उनकी काफ़ी मदद की। और अभी कुछ दिन पहले मेरी चर्चा एक सज्जन से हुई जो अपने समाज के प्रतिष्ठित परिवार से हैं, तो इस संबंध में बहुत जानकारी भी रखते हैं। तो उनका ऐसा कहना था, और मुझे भी लगता है जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से कि हो सकता है वो भी कारण रहा हो, कि एक चूड़ी के व्यवसाय एक ऐसा है जिसके माध्यम से किसी भी परिवार के निकट तक पहुंचा जा सकता है, चाहे वो राज परिवार ही क्यों ना हो, चाहे वो मुगल बादशाह का ही परिवार क्यों ना हो। तो मुगल बादशाह कब क्या करना चाहते थे, कहाँ उनकी क्या गतिविधियाँ चलती थी, क्या करना था, तो एक पत्रकारिता टाइप का भी वो खोजी पत्रकार टाइप का, और वो काम करने के लिए, जानकारियाँ इकट्ठे करने के लिए, अपने समाज को सावधान करने के लिए भी उसका उपयोग किया गया। कांच का व्यवसाय जो प्रारंभ हुआ, अधिकांश जो इसमें काम में आए, तो अधिकांश लोग ज़्यादातर राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से लगा एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो राजस्थान से लगा एरिया है, इसी क्षेत्र में ज़्यादा लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हुए। कुछ जगह है जो उसमें प्रमुख है, जैसे कोटा है, करौली है, बयाना है, भरतपुर, अलवर, दिल्ली, मथुरा, पुरदिलपुर, आगरा, कानपुर, ग्वालियर, भिंड, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जाकर हमारे समाज के लोग बस गए, तथा कांच का काम करने के कारण कांचकार या कचेर कहलाने लगे। मुगलों का शासन समाप्त होने के बाद धीरे धीरे अपनी मूल क्षत्रिय उपजातियों में पुनः स्थापित हुए, किंतु गरीबी और शिक्षा के अभाव में एवं आवागमन के साधनों के अभाव में संगठित नहीं हो पाए। साथियों, जो मैंने महसूस किया है, इसका प्रमुख कारण एक तो
जहाँ से पलायन हुआ, तो एक तो होता है कि जैसे कहीं किसी कारण से अपनी स्वेच्छा से आदमी जब कोई जाता है अपने घर परिवार से दूर, या तो नौकरी करने के लिए जाता है, व्यवसाय करने के लिए जाता है, तो उसका परिवार से लिंक जुड़ा हुआ रहता है और वो अपनी तैयारी के साथ जाता है। घर से भी उसको सुविधाएं मिलती हैं, घर से भी वो सामान लेके चलता है, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कोई परिवार अपना पूरा घर परिवार, अपना धन दौलत सब छोड़ के मतलब निकलता है और वहाँ से उसको मजबूरन बस जाना पड़ता है, तो वो तैयारी उनके पास नहीं होती है। और जब सब कुछ छोड़ के आने के बाद में फिर मजबूरन जब जो काम मिलता है उनको वही काम करना पड़ता है। हमारे समाज के लोगों ने जो कांच का व्यवसाय अपनाया, इसी तरह हमारे समाज के अतिरिक्त भी राजपूतों की ऐसी बहुत सारी उपजातियां हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पलायन किया और वो संख्या करोड़ों में है। सब अलग अलग हैं, अलग अलग सरनेम लिख रहे हैं, अलग अलग उनका समाज है, अलग अलग सब उनकी व्यवस्था है। तो और हमसे जो जुड़ रहे हैं, जो हमारे समाज से जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ वही लोग जुड़ रहे हैं जिनके पूर्वज कहीं ना कहीं कांच के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। क्योंकि कांच के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जानकारी उपलब्ध होती है, लोग जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदारी निकल जाती है, कोई दोस्ती निकल जाती है, कोई पहचान निकल जाती है, तो एक दूसरे के लोग संपर्क में आते हैं। इस कारण से लोग जुड़ रहे हैं। कचेर समाज में राजपूत की विभिन्न शाखाएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। ये हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर अपना जो राजस्थान से लगा एरिया है, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम पड़ा, जैसे ही मुगलों का शासन खत्म हुआ उससे उनको राहत मिली और अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन या उसके लिए उन्होंने कोई दबाव किसी पर नहीं डाला। उनका एकमात्र उद्देश्य, मुगलों का उद्देश्य यहाँ पर था, यहाँ से लूटपाट भी करना। यहाँ पर पहले लूटपाट करने के हिसाब से आए, फिर जब उनको लगा कि यहाँ शासन भी किया जा सकता है तो शासन भी किया, और शासन करने के साथ साथ उन्होंने अपने धर्म का वर्चस्व बढ़ाया और उसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें उपयोग की और हिंदू धर्म को क्षति भी पहुंचाई। कई मंदिरों पर तोड़फोड़ की, उस पर कब्जा किया, कई लोगों को जबरदस्ती दबाव डालकर कन्वर्शन किया, उसको मुस्लिम बनाया। आज कई उसमें जो है ना, हिंदुओं में चाहे कई लोग कन्वर्ट हुए हैं तो मुस्लिम में भी राजपूती सरनेम मिल जाते हैं। कई बार इतना जानकारी तो नहीं रहती, फिर कई बार जैसे कई बोर्ड वगैरह लगते हैं कुछ जो राजनीति में है, कहीं सद्दाम सोलंकी है, कभी अनवर भाटी है, कहीं कोई सिसोदिया है, इस टाइप के भी सरनेम उनमें हैं, तो कन्वर्शन हुआ है। हमारे समाज के लोग जो हैं, कई उपजातियां जो राजपूतों में प्रचलित हैं, वो उसमें सरनेम लगा रहे हैं, जैसे पवार, सोलंकी, चौहान, शिकरवार, शेखावत, भाटी, जातौरिया, जारोलिया, सुमेले, चंदेल, मौर्य, बदलौटिया, हाड़ा, मराठा, कदमवंशी, शांखला, कछवा, गहलोत, दौड़िया, जादौन, सखेरे, तोमर, गौड़, राठौड़, सिंहपुरी, बैस, भारद्वाज, झाला, चावड़ा, बल्ला, भदौरिया आदि। अब संगठन की आवश्यकता जब हर समाज में महसूस की जाती है, हमारे समाज में भी संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। संगठन होना समाज का आवश्यक है। संगठन में ही शक्ति है। आत्मीयता एवं प्रेम की भावना से समाज उन्नति कर सकता है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। संगठित परिवार, समाज और संस्था कभी असफल नहीं होते हैं। आपसी आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और एक दूसरे को सहयोग की भावना से समाज उन्नति कर सकता है। समाज के बड़े छोटों के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव रखते हैं तो समाज में कार्य उत्साह और उमंगता से
संपन्न हो जाते हैं। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए संगठन में व्यक्ति को बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है। संगठन की शक्ति से मनुष्य बड़े बड़े कार्य आसानी से कर सकता है। संगठन में ही मनुष्य की सभी समस्याओं का हल है। जो परिवार और समाज संगठित होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ और शांति बनी रहती है और नित नए सोपान तय करता है। संगठन में मनुष्य अपनी योग्यता और विशेषता के अनुसार किसी भी काम को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। साथियों, हमने देखा है हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, मेन जो जिनसे जीवन परिचय बहुत हम ज़्यादा तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, नहीं किए हैं, लेकिन ये जो सामान्य जो हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है और देखा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आजकल टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन चरित्र को जो राम को और उनके परिवार को और दूसरे जो उसमें पात्र हैं उनका जो जीवन दर्शन दर्शाया गया है, वो प्रैक्टिकल बताता है कि आप कैसे कर सकते हैं तो आपका परिवार, आपका समाज सुखी और समृद्ध रह सकता है। साथियों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब एक दूसरे के प्रति प्यार, सहयोग और त्याग की भावना होती है, एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना होती है, एक दूसरे के सम्मान की भावना होती है, तो वहाँ पर कभी भी समाज का, परिवार का और संगठन का कोई नुकसान नहीं होता है और वो हमेशा सुख शांति उसमें कायम रहती है। बाधाएं भी आती हैं तो भी लोग हंसी खुशी इसमें उसको पार कर लेते हैं। जैसे कुछ परिस्थितिवश या कुछ लोभ में आकर कहना चाहिए, माता कैकेयी ने, जो कि राम को बहुत प्यार करती थी, उन्होंने राम के लिए वनवास और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी का वरदान मांगा, तो उसमें तकलीफ तो हुई, महाराज को भी तकलीफ हुई, लेकिन उस समय चूंकि उनका मति भ्रम था, उसमें ऐसा हुआ और घटना घटनी थी तो वो हो गया। लेकिन चूंकि राम का चरित्र ऐसा है कि उनके मन में कोई द्वेष, किसी प्रकार का ऐसा कोई विचार नहीं आया। उनके प्रति, माता के प्रति उनका आदर भाव, प्रेम भाव वैसा ही बना रहा जैसा पहले था। वो अपनी माता से भी ज़्यादा कैकेयी माँ को प्यार करते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन उस समय जब हुआ तो महाराज दशरथ ने राम जी से कहा कि भाई मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैंने वरदान दिए हैं, तो अब वनवास का वरदान तुम्हारी माँ ने मांगा है, लेकिन तुम तो इससे वचनबद्ध नहीं हो और तुम योग्य भी हो, प्रजा तुम्हें पसंद भी करती है और योग्य राजा बन सकते हो, ताकतवर भी हो, सब लोग चाहते हैं। तो ऐसा कर सकते हो कि तुम मेरा वचन मत मानो और राज्य पर कब्जा कर लो। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, ऐसा यदि अगर मैं करता हूं तो एक तो जो आपने ये साम्राज्य स्थापित किया है और इतनी जो इज्जत कमाई है देव धनुष में, पूरे संसार में, देवलोक में भी, मृत्युलोक में भी, उसकी क्षति होगी। और मैं ऐसा राज्य पा भी गया तो ना तो मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा और न ही प्रजा मुझे हो सकता है न माफ़ करे। कुछ लोग भले चाहें लेकिन इतिहास मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं वचनबद्ध हूँ चाहे न हूँ, मेरे लिए माता पिता का आदेश ही सर्वोपरि है। तो उन्होंने तुरंत उसका, जिनका राज्याभिषेक होना था और वनवास हुआ, तो उसको खुशी खुशी उन्होंने अपनाया
और वन जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी उनकी धर्मपत्नी थी, उनको जब मालूम पड़ा तो उन्होंने भी एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा कि वो एक राजकुमारी हैं, राज परिवार की बहू हैं और उनको तो कोई ऐसा आदेश नहीं है तो वो क्यों वन में जाएं। लेकिन चूंकि पति को वनवास हुआ था और पत्नी का प्रथम कर्तव्य है कि वो पति का साथ निभाए, तो उन्होंने खुशी खुशी, राम के मना करने के बाद भी राम जी ने समझाया भी उनको कि तुम एक बड़े राज परिवार से यहाँ ब्याह कर लाई गई हो, एक चक्रवर्ती सम्राट की बहू हो, तो और तुम्हें तो वनवास हुआ भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर रहो, राजमहल में रहो और माता पिता की सेवा करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जहाँ आप रहेंगे, जहाँ मेरा पति होगा वहीं मेरे लिए वही राज्य है और मैं वहीं रहूँगी, आपके साथ ही चलूँगी। ठीक है, उन्होंने भी, राम जी ने उनकी भी बात मान ली। उसके बाद लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको भी राम जी ने समझाया लेकिन वो भी नहीं माने और बाद में राम जी को उनको साथ में ले जाने के लिए मानना पड़ा। और उसके बाद मतलब पूरा जो परिवार है, जैसे एक दूसरे की इतना सम्मान और भावना थी कि जब माँ के पास लक्ष्मण जी पहुँचे तो एक क्षण भी माँ ने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा जंगल में चला जाएगा राजमहल को छोड़ के, क्योंकि इसको तो वनवास हुआ नहीं है। लेकिन माता ने खुशी खुशी से कहा कि मुझे सब मालूम पड़ गया है, तुम जिस काम से आए हो मुझे मालूम है, तुम्हारा जन्म ही बड़े भाई की सेवा के लिए हुआ है। बड़े भाई ही तुम्हारे लिए भगवान हैं, तुम्हारे पिता तुल्य हैं और तुमको उनकी सेवा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो तुम खुशी खुशी, बिल्कुल मेरी आज्ञा है, तुम खुशी खुशी उनके साथ में वनवास में जाओ और उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, उनकी हमेशा अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा करना, किसी प्रकार कमी महसूस ना हो और हमेशा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना। उसके बाद लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए, बहुत सकुचाते हुए गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है उर्मिला को अच्छा ना लगे, वो तैयार ना हो। लेकिन उनमें भी त्याग की भावना परिवार के प्रति ऐसी थी कि उन्होंने भी, वो पहले से तैयार थी, मानसिक रूप से पहले से तैयार थी। उन्होंने आरती सजा के रखी हुई थी और उन्होंने कहा कि मेरी ओर से आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने आपको देखा है आपके बड़े भाई की सेवा करते हुए, आप बड़े भाई ही आपके भगवान हैं, आपके आदर्श हैं, तो आप जरूर जाइए वन को, उनकी सेवा करिए और मैं आपके यहीं प्रतीक्षा करूंगी, आपके माता पिता की सेवा करूंगी। और उन्होंने खुशी खुशी उनको जो है ना, उनकी आरती उतारी और खुशी खुशी उनको विदा कर दिया। तो उसके बाद जब भरत जी को मालूम पड़ा, भरत ननिहाल से आए, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो माँ, अब उनको राज का कोई लोभ नहीं आया, ऐसा नहीं आया कि मेरे को राजा बना दिया गया। वो उल्टे माँ पर नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत बार, मैं इस पाप को ढो नहीं सकता, राज तो बड़े भैया का ही रहेगा, वही राजा रहेंगे, मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करूंगा, इस लांछन को लेके मैं जी नहीं सकता। और पिता की अंत्येष्टि, गुरुजनों को समझाने के बाद, पिता की अंत्येष्टि के बाद वो बड़े भाई को लेवाने के लिए चित्रकूट गए। चित्रकूट में उन्होंने आग्रह किया कि भैया भाभी आप लोग, आप वापस जाए, घर जाए और अपना राज संभालें, मैं जब वन को चला जाता हूँ। मुझे अकेले नहीं भेजना चाहते तो मैं और लक्ष्मण चले जाते हैं, या मैं और शत्रुघ्न चले जाते हैं, या हम तीनों भाई चले जाते हैं, लेकिन आप लोग वापस जाओ। तो भगवान ने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं और माता का आदेश मेरे लिए है, मैं वन में जाने का आदेश मिला है तो मैं अपने वचन को निभाऊंगा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राजकाज को संभालो और परिवार की सेवा करो, राज्य में प्रजा की सेवा करो। बड़े अनमने भाव से भरत ने उसको स्वीकार किया और वापस वहां से आ गए। लेकिन
जब तक राम वापस नहीं आए तब तक वो एक सन्यासी के वेश में ही नंदीग्राम में रहकर राजकाज का संचालन किया, पृथ्वी पर सोए। तो ये जो भावना है, ये एक त्याग की भावना से, इसी कारण से राम के राज्याभिषेक के पहले 14 वर्ष तक वन में रहने के बाद भी उनका परिवार बिखरा नहीं, उनका राज्य बिखरा नहीं। और जब राम 14 वर्ष बाद वन से वापस आए तो उनको जैसा राज्य था उसी रूप में, बल्कि उससे भी अच्छा और अच्छे हालत में मिला, और बाद में उनका राज्याभिषेक हुआ। हमारे समाज को संगठित करने के प्रयास, साथियों, उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार समाज को संगठित करने का प्रयास, प्रथम प्रयास जो है, मेरी जानकारी के हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कच्चे राजपूत दर्शन, प्रेम सिंह जी की पुस्तक है, एक अर्पण समर्पण करके बालचंद तोमर जी की पुस्तक लिखी हुई है, और भी पुस्तकों से जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो सुना है, उसके अनुसार विक्रम संवत 1990 सन 1933 में समाज को संगठित करने का प्रथम प्रयास किया गया, जिसमें फिरोजाबाद, सतना, रीवा, पन्ना, उचेहरा, मैहर, बांदा, मानिकपुर, भोपाल, ग्वालियर, उर्दिलपुर, अलवर आदि स्थानों से समाज के सदस्य सतना मध्य प्रदेश में एकत्र हुए, जो कि हमारा गृह जिला है। बड़े गर्व की बात है कि सतना जिले में इतनी जागरूकता थी, समाज के लोगों में इतनी जागरूकता थी, बाहर के लोगों में इतनी जागरूकता थी कि संसाधनों के अभाव में भी लोगों ने प्रयास देश स्वतंत्रता के पहले से प्रारंभ कर दिए थे। उस समय 20-25 लोग एकत्र हुए थे, जिसमें से कुछ मुख्य नाम हैं जो मैं यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिन्हें प्रमुख रूप से थे भगवान सिंह फिरोजाबाद, शुली राम जी अलवर, रतन लाल जी ग्वालियर, चिरंजीव लाल जी उर्दिलपुर, रामदास जी तोमर मैहर, गोकुल प्रसाद पाटकर जी पन्ना, बिहारी लाल तोमर जी सतना, राम प्रसाद जी रीवा आदि प्रमुख थे। तो उसके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिनका नाम मैंने नोट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ऐसे जो समाज के अग्रणी और समाज के भविष्य के बारे में सोच रखने वाले लोग थे, इन्होंने पहले भी प्रयास किए हैं, किंतु उस समय आवागमन के साधनों का अभाव था, संचार की व्यवस्था तो उस समय लगभग थी ही नहीं, क्योंकि वो तो हम लोगों ने जो देखा 80 के दशक तक जो संचार व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। टेलीफोन व्यवस्था तो बहुत कम घरों में होती थी, और अगर शहर के बाहर कहीं फ़ोन लगाना हो तो टेलीफोन ऑफिस में ऑपरेटर से बात करनी होती थी और वही कनेक्ट करके देते थे, और वहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। कई बार तो दिन भर लग जाते थे और कनेक्शन नहीं हो पाता था। ये स्थिति थी, ये 80 के दशक में थी, और 1933 में तो खैर थे ही नहीं। उसके बाद सन 1978 में बैतूल मध्य प्रदेश निवासी श्री मंगल सिंह जी राजपूत द्वारा समाज को एकत्र करने एवं शादी समारोहों में अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों का प्रयास प्रारंभ किया। ये 1978 में उनके द्वारा किया गया, और वो आगे आकर उन्होंने कुछ लोगों को एकत्र किया और उन्होंने अपने जो उनसे हो सकता था उस हिसाब से लोगों को जागरूक किया, और 1978 में वैवाहिक सम्मेलनों का प्रारंभ किया और समाज को एकत्र करना प्रारंभ किया। दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। समाज के लोगों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चित्रकूट उत्तर प्रदेश,
इंदौर मध्य प्रदेश, सीधी मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, मैहर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश एवं बड़खेरा राजस्थान प्रमुख हैं। इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर सम्मेलनों का आयोजन होता है जहां समाज के लोग एकत्र होते हैं और समाज के लोग कम खर्चे में अपने बेटे बेटियों का विवाह कर पाते हैं। उनको एक सुविधा मिल जाती है, सहयोग मिल जाता है समाज का, और समाज के लोग एकत्र होते हैं तो एक दूसरे से परिचय होता है और समाज के बारे में चर्चाएं भी होती हैं। मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सामाजिक सम्मेलन, वैवाहिक सम्मेलन कहीं भी आयोजित किए जाते हैं उसमें समाज का परिचय सम्मेलन जरूर रखा जाए। वैवाहिक सम्मेलन तो जिनके बेटे बेटियों को विवाह होता है वो लोग आते हैं, उनके विवाह संपन्न होते हैं, लोगों से मेल मुलाकात, जो एक दूसरे को जानते रहते हैं, मुलाकात होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ना तो उसमें विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए होते हैं और सिर्फ परिचय सम्मेलन के लिए समाज के लोगों से मिलने के लिए आते हैं, तो उनको एक माध्यम, एक ऐसा मंच उपलब्ध नहीं हो पाता है और वो अपनी स्वेच्छानुसार या जिसके माध्यम से एक दूसरे से मिल पाते हैं वो लोग मिलते हैं और परिचय करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन अगर सभी सम्मेलनों में एक व्यवस्था ऐसी हो कि वैवाहिक सम्मेलन भी चलते रहें, वो कार्यक्रम भी चलता रहे और एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा एक जगह मंच का व्यवस्था हो, वहाँ पर सब लोगों को पहले सूचना हो और वहाँ पर एक दूसरे से परिचय करने का अवसर प्राप्त हो, लोग अपना मंच से परिचय दे सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें और समाज के संबंध में जो विचार रखना चाहें विचार रख सकें, जिससे एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान हो और लोगों को जानने का, समझने का मौका मिल सके। अखिल दोस्तों, संगठन का जो वर्तमान स्वरूप है, अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा नई दिल्ली, रजिस्ट्रेशन नंबर S/695302010। 2010 में एक मंच समाज को प्राप्त हुआ, एक संगठन समाज को प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से लोग एकत्र हो सकते हैं, समाज को गति प्रदान कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सामाजिक संगठन का गठन अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा के रूप में 2010 में गठन हुआ, जिसकी प्रथम प्रबंधकारिणी 2010 से 12 का गठन किया गया। हमारे समाज के वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनसे हम सब परिचित हैं, हमारे सबके सम्मानी हैं, हम सब लोग उनको जानते हैं, वो हमारे महासभा के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। उपाध्यक्ष श्री बालचंद जी तोमर इंदौर, सचिव श्री केदार सिंह जी तोमर ग्वालियर, सह सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गोरखपुरी जी उत्तर प्रदेश, कोषाध्यक्ष श्री काशीराम जी सोलंकी ग्वालियर, संगठन मंत्री श्री बाबूलाल जी पंवार अलवर राजस्थान, सह संगठन मंत्री श्री राम उजागर कचेर जी लखनऊ, प्रचार मंत्री रामदास रामायणी जी ग्वालियर। इसके अलावा भी और बहुत से पदाधिकारी हैं, मैंने बहुत कम नाम नोट किए स्टार्ट में बताने के लिए, बहुत से पदाधिकारी और थे। लेकिन ये प्रारंभिक काल था जब महासभा का गठन हुआ। गठन होने के बाद स्वाभाविक है कि बहुत समय इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह में निकल जाता है और दूसरी तैयारियों में, उसका बाइलाज बनाने में और अन्य कार्यक्रमों में निकलता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। 2 साल का इनका कार्यकाल रहा, तो उन्होंने जो भी एक दिशा समाज को दी, समाज को संगठित किया, समाज के सामने एक मंच प्रस्तुत किया। उसके बाद
दूसरा कार्यकारिणी का गठन हुआ 2013 में, 2013 से 2016। इसमें अध्यक्ष थे हमारे श्री सदाचारी सिंह जी तोमर, नई दिल्ली में वास्तव में सर्विस करते थे। ये हमारे मध्य प्रदेश में नागौर तहसील में नंदहा के रहने वाले हैं और वर्तमान में शायद सतना में निवास कर रहे हैं। तो ये हमारे महासभा के दूसरे अध्यक्ष चुने गए। उस समय ये सर्विस में थे। उपाध्यक्ष पुनः श्री बालचंद जी तोमर इंदौर, सचिव श्री केदार सिंह तोमर जी ग्वालियर, कोषाध्यक्ष श्री काशीराम सिंह जी सोलंकी ग्वालियर, संगठन मंत्री श्री बाबूलाल जी पवार अलवर, प्रचार मंत्री श्री भगवान दास रामायणी जी आदि और ऐसे पदाधिकारी हुए। और उन्होंने भी अपने हिसाब से संस्था को चलाया, समाज को एकत्र किया, संस्था के माध्यम से समाज की सेवा की। जो भी उनसे बन पड़ा वो सभी बधाई के पात्र है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। वर्ष 2016 से 18 में ये तीसरी कार्यकारिणी का जो गठन हुआ, ये जब गठन हुआ तो उस समय तक संचार के माध्यम काफ़ी विकसित हो चुके थे और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन चुका था, तो इसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी हुआ। इसमें हमारे अध्यक्ष श्री रतिराम जी लंबरदार पलवल हरियाणा, उपाध्यक्ष श्री अजय पाल सिंह जी जादौन ग्वालियर, जो डॉक्टर साहब हमारे वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे और कोरोना के कारण से उनका आकस्मिक निधन हुआ, हमें छोड़कर असमय चले गए। तो वो हमारे उस समय उपाध्यक्ष थे। सचिव श्री मोहन सिंह जी गौड़ ग्वालियर वाले, जिनको हम मोहन सिंह नगीने वाले के नाम से भी जानते हैं। नगीनों का उनका व्यवसाय है और वो उनका सरनेम है गौड़। कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह शेखावत जी दिल्ली, जिन्हें लगभग महासभा से कम जुड़े हुए अधिकांश सारे लोग जानते हैं और जो भी समाज में सक्रिय लोग हैं सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया और ये इस कार्यकारिणी का गठन होने के पूर्व मेरे ख्याल से उन्होंने 2014 या 15 से ही मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना के और प्रचार प्रसार वगैरह चालू कर दिया था और दिल्ली में वो काफ़ी सक्रिय थे, लोगों को एकत्र कर रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप जब बना तो मेरा भी नाम उसमें जुड़ा हुआ था और कटनी वगैरह से, सतना से, कटनी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, सब परिचित लोग थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव श्री प्रेम सिंह शेखावत जी थे। तो मुझे जो मालूम पड़ा तो मैंने डायरेक्ट उनको फ़ोन करके उनको बात की, बधाई दी कि आप समाज को एकत्र करने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। बड़ी सरलता से उन्होंने बताया कि मैं तो मुझसे जो पड़ता है और मैं कर रहा हूँ अपने सीमित संसाधनों के साथ, छोटे से साधनों के साथ। और मैंने जब पूछा कि आप दिल्ली में क्या करते हैं तो उन्होंने बेहिचक, बिना मैं कभी मिला हुआ नहीं था, कोई परिचय नहीं था, बेहिचक उन्होंने बताया कि मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा ऑटो है और मैं ऑटो ड्राइवर। तो मुझे और गर्व महसूस हुआ। कोई अगर सक्षम व्यक्ति बहुत बड़ा ये है और कोई काम करता है, ऐसे समाज को एकत्र करने के काम करता है, साधन सुविधा उपलब्ध कराता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सीमित संसाधन होने के बावजूद अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में दिन भर संलिप्त रहने के बाद भी अगर कोई समय निकाल कर समाज को देता है, समाज को एकत्र करने का काम करता है, तो वो निश्चय ही बधाई का पात्र है। मैं उनको इसके मंच के माध्यम से साधुवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। इस कार्यकारिणी गठन के बाद जब अध्यक्ष जी का मुझे मालूम पड़ा तो अध्यक्ष जी को भी मैंने फ़ोन करके उनको बधाई दी थी। परिचय नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से बोल रहे हैं, तो मैं बोला रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
पहले तो उन्होंने रायपुर नाम जब सुना तो एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरा रायपुर नहीं सुना होगा। जैसे मुझे रायपुर नहीं मालूम था कि उनके वहाँ उनका निवास भी रायपुर में है, उनका घर रायपुर में भी है, पलवल में भी है, और वहाँ भी एक रायपुर है। तो वो मुझे पता नहीं था। पूछा कौन सा रायपुर? मैंने बोला रायपुर छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो काफ़ी बहुत खुश हुए वो भी, और आग्रह किया कि कभी इधर आना हो तो हमारे यहाँ ज़रूर आइए। मैंने उनको बताया कि भाई मेरी बेटी ग्वालियर में है, तो ग्वालियर तक तो आना जाना रहता ही है, वहाँ आते जाते रहते, साल में 1-2 बार आना जाना हो जाता है। तो कभी भी ऐसा मौका लगेगा, 1-2 दिन का समय निकाल कर, जब भी मैं ग्वालियर आऊँगा तो आपके यहाँ ज़रूर आने की कोशिश करूँगा, ज़रूर मिलूँगा। खैर 1-8 साल तो ऐसा मौका नहीं मिला, उनके मुझसे बाहर में ही मुलाकात हुई, मीटिंग से मुलाकात हुई। लेकिन 2019 में उनकी नातिन की शादी थी। तो एक संयोग है कि जैसे उनकी दिली इच्छा थी, हमारी भी दिली इच्छा मिलने की थी, तो ईश्वर ने भी एक ऐसा संयोग बनाया, और उस समय कार्यकारिणी का मीटिंग भी वहाँ रखी गई। तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, मैसेज भी व्हाट्सएप में आया कि लंबरदार जी ने सभी को इनवाइट किया है, सभी पदाधिकारियों को इनवाइट किया है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। और लंबरदार जी किसी कारणवश अकेले होने के कारण से या और कुछ कारण से, या बुजुर्ग भी हैं तो ज़्यादा टेलीफोन वगैरह में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम बात करते हैं, कम संपर्क में रहते हैं लोगों से, तो शायद सबको डायरेक्टली नहीं बोल पाए। लेकिन सभी को उन्होंने निमंत्रित किया है, तो वहाँ ज़रूर आना है। तो वहाँ जाने का मौका मिला, और उनके नातिन की शादी में भी हम लोग शरीक हुए, उपस्थित हुए, और वहाँ मीटिंग की। इसमें इस कार्यकारिणी में सह सचिव थे श्री रामलाल जी गहलोत तावड़िव हरियाणा, प्रचार सचिव श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी मथुरा। इसके अलावा भी और बहुत सारे पदाधिकारी थे जिनको की एक कचेत राजपूत दर्शन जो प्रेम सिंह जी की पुस्तक आती थी, उसमें उल्लेख है, लोगों के पास में, अधिकांश लोगों के पास में है, और लोग जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद 2018 में दिल्ली में आम सभा हुई, और उसमें वर्तमान कार्यकारिणी का गठन हुआ। ये चौथी कार्यकारिणी थी जो वर्तमान में अभी भी चल रही है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर अजय पाल सिंह जादौन जी ग्वालियर, उपाध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र पवार जी अलवर, सचिव श्री राम बदन वर्मा जी भोपाल, संगठन मंत्री श्री पूरण भारद्वाज जी सतना, प्रचार मंत्री श्री राज सिंह कचेर जी लखनऊ, कोषाध्यक्ष श्री शुभकरण और शीतल तोमर जी घुनवारा मैहर तहसील जिला सतना, जो हमारा ननिहाल है, और वो हमारे ननिहाल के हिसाब से, वहाँ के रिश्ते से हमारे मामा जी के परिवार से छोटा भाई लगता है। तो ये प्रमुख पदाधिकारी थे, पदाधिकारी हैं, वर्तमान में भी हैं। एक बड़े दुखद घटना घटी जो कोरोना काल में, जिससे समाज का बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारे अध्यक्ष जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हंसमुख मिजाज, समाज को एकत्र करने वाले, समाज को साथ में लेके चलने वाले, समाज को मार्गदर्शन करने वाले, ऐसे हमारे स्वर्गीय अजय पाल सिंह जादौन जी हमें छोड़कर चले गए। उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया, और इस बीच मतलब कोरोना काल में अपने अंतिम क्षणों तक उन्होंने समाज की बहुत सेवा की, जितना हो सकता था। उस समय लोगों के व्यवसाय बंद हो चुके थे, लोग घरों में बैठे हुए थे। कई तो सक्षम जो परिवार हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कई लोग घर में रहे, अपना आराम से जीवन व्यतीत किया, और कोई तकलीफ नहीं हुई, खाने पीने का साधन उपलब्ध थे। और
लेकिन जो हमारे समाज में गरीब भाई बंधु हैं जिनका अचानक रोजगार जिनका बंद हो गया और उनको तकलीफ हुई, तो उन्होंने एक किट बनाकर जिसमें खाने पीने का सामान और कुछ नगद राशि आदि जिससे जहाँ जहाँ जैसे भी जो बन पड़ा जिस माध्यम से, और चूंकि लॉकडाउन का भी समय था तो संसाधनों की उपलब्धता भी नहीं थी, उसके बावजूद भी जितना संसाधन हो सका, जो भी बन पड़ा जैसे भी बन पड़ा, तो काफ़ी लोगों का मदद करने की कोशिश की गई। वर्तमान में अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा में लगभग 7-8 राज्यों के हजारों सदस्य जुड़े हुए हैं तथा समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सितंबर 2016 में पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिन का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो प्रतिभावान बच्चों को उनको प्रशस्ति पत्र देने, उनका सम्मान करने और समाज से विचार विमर्श करने, समाज को एकत्र करने, आदान प्रदान करने, विचार विमर्श करने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने, परिचय करने, उसी के लिए रखा गया था। उस समय कोई वैवाहिक सम्मेलन नहीं था, पूर्ण रूप से समाज का और एक समाज को एकत्र करने के लिए और एक दूसरे को जानने समझने के लिए सम्मेलन रखा गया था। 2 दिन का सम्मेलन रखा गया था। जिसमें करीब 500-600 लोग एकत्र हुए थे। समाज को आगे बढ़ाने हेतु विचार विमर्श किया गया। सितंबर 2017 में 2016 में एक बात आई थी हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे परिचित छोटा भाई, मुझे बड़ा भाई कहते हैं तो मैं भी उनको छोटा भाई बोलता हूँ, और छोटे ज़रूर हैं लेकिन बहुत सशक्त है, समाज सेवी है, भाई विजय कुमार तोमर जी कोठी। उनकी जानकारी में कोई एक घटना शायद घटी थी उसके मीटिंग के कुछ समय पूर्व, सितंबर 2016 से पहले। उसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर कोई घटना तो उस समय घटी थी जिसमें कोई बच्चा किसी का बीमार हुआ था और उनको मदद की आवश्यकता थी। महासभा से उन्होंने मदद के लिए कहा, प्रेम सिंह जी से भी कहा, राम बदन जी से भी कहा और लोगों से भी कहा, और मीटिंग में भी बात उठाई कि भाई मैंने आग्रह किया था पदाधिकारियों से, लेकिन पूर्ण रूप से या अच्छे से मदद नहीं मिल पाई। और यही बात सितंबर 2017 में जब जबलपुर में मीटिंग हुई, मैं भी उस समय कार्यकारिणी में मीटिंग में उपस्थित था, तो उस समय पुनः उन्होंने इसी बात को दोहराया कि भला एक बच्चा बीमार था और मैंने कई लोगों को फ़ोन किए, महासभा को फ़ोन किए, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। तब उस समय मेरे मन में विचार आया और मैंने मीटिंग में कहा कि महासभा का गठन हुए अभी कुछ समय ही हुआ है, और महासभा एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें समाज के लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा संसाधन अभी महासभा के पास नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, कोई ऐसा फंड नहीं है महासभा के पास जिससे वो इसका सहयोग इस तरह का कर सके। तो पहले महासभा को हमको मजबूत करना होगा, उसको सशक्त बनाना पड़ेगा और उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। तब वहाँ पर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 95,000 एट ए टाइम वहाँ पर 15-20 मिनट के अंदर एकत्र हो गए थे, जो कि बाद में समाज के सदस्यों की मदद के लिए उपयोग किए गए। शिक्षा के बारे में हमारे समाज से जो पूर्व में
जिनका वक्तव्य हुआ है, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, सभी लोगों ने शिक्षा के बारे में जोर दिया है। मेरा भी ये कहना है कि वैसे तो समाज में अभी काफ़ी जागरूकता आई है और लोग अपने अपने हिसाब से जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में समाज में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, अधिवक्ता हैं, जज भी हैं, इंजीनियर भी हैं, शिक्षक में भी हैं, बैंक कर्मी हैं, वाणिज्यिक अधिकारी हैं, रेलवे में अधिकारी हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और अच्छे व्यवसाय भी हैं। लेकिन इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और मेरा इस मंच के माध्यम से ये कहना है कि मैं बच्चों के माता पिता, उनके पालकों से और बच्चों से भी आग्रह करूंगा कि आज के समय में शिक्षा, भिन्न प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है, बहुत सारी उसमें व्यावसायिक शिक्षाएं हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे आप सीए कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, और जो एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं तो वो आयुर्वेद बीएएमएस कर सकते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। ऐसे जो और भी प्रोफेशनल व्यवसाय हैं उसमें अगर जाएंगे तो उसको करने के बाद अकाउंटिंग का भी काम कर सकते हैं, टैली का भी काम सीख सकते हैं। उसमें अगर जाते हैं तो हम हमारे बच्चे या हम जो है गवर्नमेंट की नौकरी के लिए मुहताज नहीं रहेंगे, खुद का अपना व्यवसाय कर सकते हैं और दूसरों को भी व्यवसाय दे सकते हैं, खुद आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। कड़ी मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी मेहनत करते हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रतियोगिता की तैयारी करनी होती है। प्रोफेशन में भी बहुत कड़ी मेहनत है, बहुत कंपटीशन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और जिंदगी में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत ही एक मात्र उपाय है, एक मात्र संसाधन है। कोई इसका सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हजारों वर्ष पूर्व कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका उस हिसाब से फल मिलेगा। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, हर प्रकार के सुविधा साधन हैं, लेकिन ये उसी को उपलब्ध होते हैं जो कड़ी मेहनत करता है। और विद्या से बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्र धर्मापनोति धना धर्मा तथा शुकम। विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है, और उससे फिर धन की प्राप्त होती है, और उसके बाद धन से आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे संसाधन जुटा सकते हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। खान पान का भी विशेष महत्व है। व्यक्ति के जीवन में आपका जैसा खान पान रहेगा उसी हिसाब से आपका मन मस्तिष्क होगा। इसलिए शाकाहारी एवं सुपाच्य और स्वास्थ्यकर भोजन ही करना चाहिए, और जिससे हमारा मन मस्तिष्क अच्छा रहे। गरिष्ठ और मांसाहारी भोजन, तामसी भोजन करने से हमारे विचार दूषित होते हैं और उसका हमारे जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद जब विचार सही नहीं होते हैं, लोग भटक जाते हैं, तो कई बार दूसरे रास्ते में, गलत रास्तों में चले जाते हैं, जैसे नशा वगैरह करने लगते हैं, कुछ भी, तो उससे भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है, परिवार प्रभावित होता है, और वो पूरे समाज को प्रभावित करता है, आसपास के एरिया समाज को प्रभावित करता है। तो उससे दूर रहना चाहिए। ऐसा हमारे एक युवा साथी हैं राजस्थान से, अजय सिंह जी परिहार, वो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। और मुझे लगता है, हालांकि मैंने जितना देखा, जाना, समझा है, उतना हमारे एरिया में
जो ये सतना रीवा का क्षेत्र है, यहाँ नशे का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वहाँ कोई नशा नहीं कर सकते हैं, नशा नहीं करते हैं। कहीं कोई हजारों में एक कोई कहीं ऐसा उसमें गया हो तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर जनरली लोग उससे दूर हैं। लेकिन कुछ जगह एरिया में हो सकता है कि मतलब बहुत जो लोग हैं उसमें नशे की उसमें लत में हों, तो मैं इस मंच के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि वो नशे की लत को छोड़कर अपने व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ और स्वस्थ और सुंदर बनाएं, अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखें और समाज को भी आगे बढ़ाने में योगदान दें। अनावश्यक खर्चों पर रोक की आवश्यकता है। हमारे समाज में भी जैसा सभी समाज में है, ऐसी कुरीतियाँ हमारे समाज में भी घर करते जा रही हैं और कई सारे उसमें ऐसी चीज़ें जैसे शादी ब्याह होता है, जन्म का बच्चों का जन्म होता है, बर्थडे मनाते हैं या मृत्यु भोज वगैरह होता है, मृत्यु के समय किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है, मृत्यु भोज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। शादी ब्याह में भी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो हर व्यक्ति करता है, बच्चों की शादी में खुशी मनाता है, करना भी चाहिए। लेकिन जो देखा देखी और कंपटीशन में आकर और लोन लेकर कर्ज लेकर और अपनी सामर्थ्य के से आगे बढ़कर जो लोग खर्च करते हैं और फिर बाद में लोन पटाते रहते हैं और उसको उनका व्यवसाय, उनका जीवन, पारिवारिक जीवन सब प्रभावित हो जाता है। तो उससे वो दूर रहें और मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, होता है समाज का सम्मेलन होता है, उसमें ये विचार विमर्श किया जाए और कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं कि जिसका सभी लोग पालन करें और इससे जो विकृतियां हैं, जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उससे समाज को बचाया जा सके। अब मैं कहना स्वाभिमान कहना चाहिए, व्यक्ति में स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, सभी में स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। ये बाजी अभिमान लोगों को नुकसान करता है, लेकिन स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। हम जिस भी पोजीशन में हैं, जिस घर परिवार से हैं, जिस समाज से हैं, और अपने को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। और कर्म से जब अच्छे कर्म करते हैं तो आदमी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और अपने आप प्रसिद्धि मिलती है। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छे कुल में, प्रतिष्ठित परिवार में, राज परिवार में, धनाढ़ परिवार में जन्म लिया हो, वही मतलब ऐसे कर सकता, आगे बढ़ सकता है। अभिमानी होने से नुकसान बहुत होता है। जैसे हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार रामायण में जो रावण का उदाहरण है, रावण का जो उदाहरण है, वो बहुत सटीक उदाहरणों से सीखने की आवश्यकता है। रावण जो है ना, ऋषि पुत्र था, उसके दादाजी भी ऋषि थे, पिताजी भी ऋषि थे, और खुद भी उसने तपस्या करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी, बहुत प्रकांड विद्वान था। लेकिन उसके आचार विचार और कार्य ऐसे हुए कि वो बाद में राक्षस के नाम से जाना जाने लगा, राक्षस कुल उसका कहलाने लगा, और समाज को नुकसान पहुंचाना और जो समाज के अनुकूल नहीं होती हैं गतिविधियां, ऐसा करने लगा, लीक से हटकर काम करने लगा। तो उसके कारण से ब्राह्मण होते हुए भी वो राक्षस कहलाया और आज भी लोग उससे घृणा करते हैं। खैर, रावण से घृणा तो ठीक है, लेकिन उसके जो सीख हमको मिलती है कि रावण को क्यों आज तक लोग घृणा करते हैं, तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए कि हम उस टाइप से कोई गलत कार्य, नशाखोरी का कार्य या समाज को नुकसान पहुंचाने का कार्य, इस टाइप के कार्य ना करें। और स्वाभिमान का जहाँ तक सवाल है, हमने देखा है कि जब रामायण में एक प्रसंग आता है धनुष युग का, सीता स्वयंवर का समय, सभी राजा लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। तो
धनुष यज्ञ के समय में जब उसके पहले की जो कथा है कि सीता जी ने वो चूंकि शिव भगवान का धनुष था और उसको हर कोई उठा नहीं सकता था, तो सीता जी ने खेल खेल में एक दिन वो कुछ काम करते हुए वहाँ साफ सफाई करते हुए एक हाथ से उठा लिया। तो यह देखकर राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठा लेगा और उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उन्होंने घोषणा की और स्वयंवर का आयोजन किया। राजा लोग वहाँ उपस्थित हुए। सभी राजाओं ने, राजकुमारों ने कोशिश की और जब उस धनुष को उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाए, तो निराश होकर राजा जनक ने यह घोषणा की कि मुझे मालूम नहीं था कि ये पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है, इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहे, योद्धा नहीं रहे। अगर ऐसा मुझे पहले से मालूम होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके जग हसाई नहीं कराता, तो मेरी जग हसाई भी नहीं होती और मेरी पुत्री भी शायद अविवाहित नहीं रह जाती। ऐसे समय पर रघुकुल शिरोमणि भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहाँ उपस्थित थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मुख्य व्यक्ति होता है वो तो अपने मर्यादाओं में, बंधनों में बंधा हुआ रहता है और वो शायद जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स रहते हैं, उसको जो मानने वाले लोग रहते हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये जब जो महाराजा जनक की घोषणा थी वो लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुई और तुरंत वो उठे, क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पर रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल का कोई भी व्यक्ति मतलब उपस्थित हो, वहाँ इस तरह का कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता है, और जहाँ रघुकुल शिरोमणि स्वयं राम उपस्थित हो वहाँ तो इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। और ये धनुष क्या चीज़ है? अगर मुझे बड़े भाई की आज्ञा मिले, गुरु की आज्ञा मिले, तो मैं ये घोषणा करता हूँ इस महासभा में कि इस धनुष को मैं एक तिनके की तरह उठा सकता हूँ और इसको उठा के 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ, और न केवल इस धनुष को उठा सकता हूँ बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूँ। राजा लोग भी वहाँ जो उपस्थित थे सभी सदासत चौंके और लक्ष्मण जी को देख के अचंभित हुए कि बालक तो बड़ा प्रतापी और तेजवान लगता है। और राजा जनक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बोला कि भाई मुझे ऐसा नहीं मालूम था। फिर उन्होंने इशारा किया, विश्वामित्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को कि आप शांत हो जाओ और अपना आसन ग्रहण करो। उसके बाद विश्वामित्र जी ने भगवान राम को आदेश दिया कि आप जाइए और इस धनुष को उठाकर उनका जो जनक जी का, उनके परिवार का जो संताप है उसको दूर करिए। तो सहज ही भगवान राम उठे और गुरु जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी प्रणाम किया, उपस्थित अन्य ऋषिगणों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। धनुष चूंकि भगवान शंकर का था और भगवान शंकर भोलेनाथ सभी के आराध्य देव हैं, सभी उनको मानते हैं, पूज्य हैं। तो भगवान राम ने उसको प्रणाम किया और उसके बाद एक क्षण में उसको उठा लिया। तो ये एक स्वाभिमान है और स्वाभिमान हर किसी में होना चाहिए। यहाँ एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो भी स्थिति आज के उसमें है, ये तो बात तय है कि हम राजपूत हैं और हमारे समाज से अधिसंख्य लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग, अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार की राजपूतों में प्रसिद्ध उपजातियों का सरनेम के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ लोग गोत्र बताते हैं, लेकिन वो गोत्र तो नहीं है। गोत्र का मतलब अलग होता है। गोत्र ऋषियों से चला हुआ है और जो ब्राह्मणों में भी होता है, क्षत्रियों में भी होता है। कई गोत्र तो सामान्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन उसमें
जो उपजातियां हैं हमारे उसमें अधिकांश लोग उपयोग कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको साक्ष्य दिखाया है, तो वो भी एक है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो आप प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जो आप जैसे आप जो नाम रखते हैं तो उसी नाम से लोग जानते हैं, जो सरनेम रखते हैं उसी नाम से लोग जानते हैं। यहाँ कोई असली नकली वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे समाज हैं इसमें, चाहे आप देख लीजिए कि मराठा जो राजपूत समाज है वो अलग है, उनके शादी ब्याह हो उनके आपस में होते हैं, उसमें भी चौहान, पवार और बिसेन, सोलंकी और दूसरे भोसले और इस तरह से, और दूसरे जो हैं जो लोकल उसमें हैं होते हैं, जैसे कई लोग हैं जैसे अपन लोग जानते भी नहीं, जैसे लौंदे है, डुगरे है, इस टाइप की भी सरनेम है, तो वो एक अलग समाज है। उसी प्रकार से गुर्जर क्षत्रिय समाज है, उनका भी उसमें भी सेम मतलब जो राजपूती सरनेम है उसमें भी चौहान है, सोलंकी है, टाँक है, चावड़ा है, जेठवा है, और भी ऐसे बहुत सारे सरनेम हैं, लेकिन उनके भी जो शादी संबंध होते हैं वो आपस में ही होते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसी हैं, वहाँ पर रावत समाज, रावत राजपूत हैं, बिष्ट राजपूत हैं, नेगी राजपूत हैं, उनके आपस में शादी संबंध होते हैं। तो अगर हमारा किसी और दूसरे समाज में शादी संबंध नहीं होता है या कुछ नहीं होता है, कुछ रिश्ते नहीं हैं, तो यह बिल्कुल नहीं है कि वो असली हैं और हम नकली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे संबंध आपसी में होते हैं तो वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम जो हैं वो सही हैं और हमें उसी में अडिग रहना है। और मेरा मानना है कि जो हमारे जो समाज में एक कचेर जो शब्द है या कचेर सरनेम है या जो भी उसको कहिए, वो एक सूत्र है, एक धागे की तरह है, वो एक जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जो दूसरी जो सरनेम है, जो उपजातियां हैं जो उसमें लोग लिख रहे हैं, वो समझिए एक माला के मोती हैं और वो इससे जुड़ रहे हैं। तो न तो धागा अपने आप में परिपूर्ण है और न ही वो मोती अपने आप में परिपूर्ण है। जब सब मिलकर एक माला बनते हैं तभी उसका उपयोग है, तभी उसकी कोई उपयोगिता होती है, तभी उसका महत्व है। तो हम लोग इससे एक जुड़ के रहें और उसको एक धागे के रूप में, जैसा भी आज की डेट में उपयोग हो रहा है, और जगह जगह से लोग जहां हम जानते भी नहीं थे, क्योंकि पहले हमको लगता था कि एक जो जिस क्षेत्र में रहता है, जैसे हम लोग पहले बचपन में समझते थे कि 50-100 किलोमीटर के एरिया में ही शादी संबंध होते थे, तो हमें लगता था कि मतलब हमारा समाज जो है रीवा संभाग में ही है, या उसके अलावा जैसे पन्ना है और उसके आसपास है, कटनी है, इसके आसपास ही सीमित है। लेकिन जैसे जैसे संसाधन बढ़े, आवागमन के साधन बढ़े, संचार के माध्यम बढ़े, तो ये मालूम पड़ रहा कि हमारे जो देश में हमारा समाज है, सभी लगभग बहुत सारे प्रांतों में है और वो अलग अलग सरनेम लिखते हैं, ये लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे पूर्वज। आज भले जो भी हम काम कर रहे हों, जो भी हैं, हमारे एक हरियाणा के हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो इंजीनियर हैं पेशे से शायद, और वो फॉरेन में, ब्रिटेन में रहते हैं, महेंद्र सिंह जी सांकला। तो जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो हमें पहले मुझे लगता था, जैसे मैं अब रायपुर में रहता हूं, तो हमारे एडवोकेट साथी हैं, जैन हैं, वो कई रायपुर में भी है, दुर्ग में भी है, उसमें भी एक सरनेम सांखला आता है। तो जैन सरनेम लगता था, लेकिन जैन में भी जो जैनों ने भी जो धर्म ग्रहण किया है, जैन धर्म ग्रहण करने वाले लोग भी है, हिंदू धर्म से ही उन्होंने इसको जैन धर्म अपनाया, जैन धर्म ग्रहण किया। और उनमें भी बहुत सारे लोग, अगर उनका जैसे आपस में जब चर्चा होती है, बात होती है, तो पता चलता है कि उसमें भी उनका जो कोई सिसोदिया है, कोई राणा है,
कोई सांखला है, कोई और जो राजपूतों के सरनेम है वो भी उनमें भी पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा महिला शक्ति का, महिला जो समाज है, महिला सशक्तिकरण के बारे में। समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो हमारे समाज की लड़कियां बहुत आज के समय में बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। सब लोग सभी परिवार आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मंच हमें प्राप्त हुआ है, आज जो संचार का माध्यम जो हमें श्री राज सिंह जी ने जो उपलब्ध करवाया है, ये उनका एक उनके पास जो एक टेक्निक थी उसका उन्होंने उपयोग कर समाज को एक जोड़ने का काम, एक सूत्र में पिरोने का काम, और उसके माध्यम से अपने विचार पूरे समाज में दूसरों तक पहुंचाने का कार्य जो किया है वो बहुत बधाई के पात्र है। साधुवाद को मैं देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे छोटे भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक अपने जो उनका ज्ञान है उसका उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया है। और बीच में एक मैं देख रहा था, हमारे समाज से टीचर हैं चंद्रकली कचेर जी उचेहरा से, उन्होंने एक शब्द उन्होंने अपने वक्तव्य में एक दिया था कि जैसे हाउस वाइफ जो लोग बोल देते हैं, लेडीज लोग, आप क्या कर रहे हैं, तो हाउस वाइफ है। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी में अब वहाँ पर प्रचलन में वही होगा, उन्होंने किस कारण से। और वहाँ पर तो एकल परिवार बहुत समय से है, तो हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, तो एक हस्बैंड रहता है और वाइफ रहता, हो सकता है उसके कारण से उन्होंने हाउस वाइफ नाम दिया हो। लेकिन हमारे जो देश में जो परंपरा है, जो धर्मशास्त्र हमारे बोलते हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं उन्हें गृह लक्ष्मी कहा गया है। जो गृहिणी होती है, पत्नी होती है या माँ होती है, जो भी घर में रहते हैं, वो घर का काम देखते हैं और घर का संचालन करते हैं, वो गृह लक्ष्मी कहलाती है। और पत्नी को धर्मशास्त्रों में अर्धांगिनी कहा गया है, जो व्यक्ति का आधा अंग है। पुरुष तब तक पूरा नहीं होता जब तक स्त्री उससे नहीं मिलती है, उससे समाज आगे नहीं बढ़ता, परिवार आगे नहीं बढ़ता। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही, पति पत्नी दोनों मिलकर ही परिवार और समाज का विकास करते हैं, संचालन करते हैं। तो हमारे जो हिंदू समाज में कहना चाहिए, या हमारे भारतीय समाज में जो स्त्रियों के स्थान है, पूजनीय है, उन्हें गृह लक्ष्मी कहा गया है। और गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है, इसको चलाने के जो पति पत्नी रूपी जो दो पहिए हैं, दोनों पहियों का बराबर होना भी आवश्यक है। अब वो चाहे किसी भी रूप में हो सकता है। अगर पति बाहर का व्यवसाय करता है, कोई प्रोफेशन करता है, कोई नौकरी करता है, धनार्जन करता है, तो महिला भी अपने घर का संचालन करती है, घर की देखरेख करती है, बच्चों को शिक्षा देती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, घर के संचालन की पूरी व्यवस्था करती है। तो उसका भी विशेष महत्व होता है। और लेकिन उनको समाज में हमारे और अधिक अधिकारों दिए जाने की आवश्यकता है। कि हम देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, दूसरे समाज में देखते हैं, जैसे आपका अग्रवाल समाज है, मारवाड़ी समाज है, जैन समाज है, महेश्वरी है। इसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी संपन्न ना हो, कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी काम करता हो, लेकिन उसकी जो उनके घर की महिलाएं हैं, घर के संचालन के साथ साथ, घर का काम काज देखने के साथ साथ, वो कुछ ऐसा कार्य जरूर करते हैं जो या तो कोई व्यवसाय से जुड़ी होती हैं या समाज सेवा से जुड़ी होती हैं। वो जरूर समाज में अपना उनका योगदान होता है। तो हमें समाज की महिलाओं की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए
कि वो अपने परिवार से बाहर निकलकर परिवार की देखरेख के साथ समाज को भी आगे बढ़ाने में योगदान दें। और अगर किसी में हुनर है, कोई उसमें व्यवसाय करने की उनकी इच्छा है, तो वो भी वो कर सकती हैं। इससे घर परिवार को एक आर्थिक मदद भी मिलेगी और परिवार को सहयोग होगा, उनके ज्ञान का उपयोग होगा और उनको भी समाज में नाम होगा। कई महिलाएं समाज में अच्छा नाम कर रही हैं, जिनको भी मौका मिल रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। तो जिस मौका मिलता है तो प्राचीन काल से भी ऐसा होता आया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, चाहे वो राज परिवार से रही हों, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई हो, महारानी अहिल्याबाई हो, या और भी दूसरे लोग हों। उन्होंने समाज का, राज्य का संचालन किया, मार्गदर्शन किया। और देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चाहे वो स्वर्गीय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हों, माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हों, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। राष्ट्रपति पद भी महिलाएं पहुंची। प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी देश की। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता साबित ना की हो। उन्होंने जो जिम्मेदारी उन्हें जो दी गई है, उन्होंने बखूबी निभाया है और अपना नाम कमाया। एक बात मैं एक सुझाव महासभा के समक्ष इस मंच के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हमारे समाज के कुछ भाइयों ने पूर्व में भी प्रयास किया है। जैसे 1987-88 के आसपास, 90 के दशक में हमारे जबलपुर निवासी श्री जगराम सिंह जी तोमर, वो उन्होंने एक पेपर निकाला था जो 5-6 पन्ने का पेपर आता था, और वो तोमर क्षत्रिय संदेश करके। तोमर क्षत्रिय संदेश में समाज से संबंधित जानकारी, लोगों के पते, नाम, नंबर आदि होते थे और लोगों को जानकारियां प्राप्त होती थी। काफ़ी समय तक उन्होंने चलाया उसको। बाद में उसको कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें बंद करना पड़ा। उनसे भी मैंने उस समय भी आग्रह किया था कि भाई साहब इसको चालू रखिए और उसमें कुछ सहयोग चाहिए तो हम लोग कुछ मिल के उसमें सहयोग कर सकते हैं। उस समय हमारे भाई भगवान दास पटकर जी रायपुर में ही रहते थे। सत्यनारायण वर्मा जी जबलपुर में ही रहते थे। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनके मैं विश्वास से कह सकता था कि अगर उसको चलाने के लिए कुछ फंड की आवश्यकता होगी तो लोग आराम से, मतलब कुछ ना कुछ उसको दे के फंड क्रिएट करके उसको चालू करने की व्यवस्था में सहयोग करेंगे, उसको चालू रखा जा सकता है। लेकिन वो अपरिहार्य कारणों से, कुछ कारणों से चालू नहीं रखा जा सका। उसके बाद 2016 में हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष हमारे प्रेम संग जी शेखावत, उन्होंने एक बीड़ा उठाया, इस कार्य को अपने हाथ में लिया और कचेर राजपूत दर्शन करके ये पत्रिका जो 3 महीने में आती थी उसको निकाला। और वो भी काफ़ी समय तक चली, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 2020 में वो पुस्तक भी बंद हो गई, उसका प्रकाशन बंद हो गया। उस समय भी मैंने कहा था, उनको पर्सनली भी फ़ोन करके कहा था, मैसेज भी डाला था और ग्रुप में भी मैसेज डाला था। डॉक्टर साहब ने उसका सपोर्ट भी किया था कि उस पुस्तक को चालू रखने के लिए अगर कुछ फंड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा है तो कुछ लोग मिलकर, जैसे हम लोग अगर 2-2 हज़ार रुपये भी 200 लोग दे देते हैं, 100-200 लोग देते हैं तो 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं और उससे फंड को एक FDR करके और उसके ब्याज से उसको चलाया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। खैर वो नहीं हो पाया, वो बंद हो गया। तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि महासभा अपने मीटिंग्स में और इसमें विचार करके इस संबंध में विचार करे और महासभा में एक
प्रकाशन एवं संचार विभाग निर्मित किया जाए और उसमें उसके माध्यम से एक पत्रिका का प्रकाशन हो और फंड क्रिएट करके एक जो पर्टिकुलर उसी काम के लिए हो, एक फंड क्रिएट करके बैंक में एफडी कर दिया जाए, उसके ब्याज से जो आए उससे उसका खर्चा निकले और जो सदस्य बनेंगे जो आएगा वो पैसा उनके जो रूटीन खर्चे हैं, जो रूटीन प्रकाशन में खर्चे आते हैं और जो दूसरे खर्चे होते हैं उसका भी उपयोग हो, तो किसी पर कोई एक व्यक्ति और कुछ लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा और प्रकाशन पुस्तक का प्रकाशन समाज के लिए संचार सुचारू रूप से हो सकेगा। महासभा में एक टेलीफोन डायरी की प्रकाशित होने की आवश्यकता है, जिसमें मेरे विचार से मैं ऐसा समझता हूं और मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से मुझे आपके समक्ष रखना चाहिए, तो जिसमें पदाधिकारियों के नाम के साथ साथ जो भी हमारे समाज में जो ऐसे प्रोफेशन हैं जो समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर हैं और दूसरे वो प्रोफेशंस में लोग हैं, उनका एक जगह ग्रुप में उनके नाम, पते और उनके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे जाएं, जिससे पूरे समाज को उनके बारे में जानकारी हो। इसी प्रकार वकीलों के नाम और दूसरे प्रोफेशन से संबंधित लोगों के नाम उसमें लिखे जाएं और समाज के लोगों के नाम राज्यवार और शहर के अनुसार नाम, पते और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हुए एक जानकारी टेलीफोन डायरेक्टरी बनाते हुए जारी की जाए, जिससे लोग अधिक से अधिक इससे जुड़ें और ये एक समाज को जोड़ने का काम करेगा। मुझे लगता है कि अभी मैंने आप सबका बहुत ज़्यादा कुछ समय ले लिया, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। मैं आपसे सब क्षमा चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको सादर नमस्कार, धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने सुना और एक मौका मुझे मिला अपने विचार रखने का, उसके लिए राज्य को, महासभा को, महासभा के पदाधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज के लोगों को, भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को, सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। चालू रहने देना, बंद नहीं करना। वो रिकॉर्ड होगा वहाँ पर करेंगे, उसके बाद वो बोले थे कि उस समय की तुरंत बंद नहीं करेंगे। फोन आएगा तो इसमें
देखो,